हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरिस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, एनटी, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या अदर स्टेट के जो भी पीसीएस या जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम में इन टॉपिकों से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारे डाउट क्लियर ना होने की वजह से या कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से या कन्फ्यूजन होने की वजह से वो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि जो भी क्वेश्चन आपके बार बार देखने को मिलते हैं, आपके वो सभी क्वेश्चनों के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल इजी वे में, ट्रिक के माध्यम से हम उन सभी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हमने कई सारे वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतिहास से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो होते हैं वो सभी यहाँ पे हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों आज के वीडियो की, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जिससे पहले हमने पार्ट 1 लेकर आए थे, जिसके अंदर हम राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के बारे में बात की थी, उनके पत्रिकाओं के बारे में, उनके लिटरेचर के बारे में, उनकी जो संस्थाएं हैं, आत्मीय सभा वगैरह, इन सभी के बारे में बात की थी। उसी का आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें ब्रह्म समाज का विस्तार और उसका विघटन किस तरीके से होता है, किस तरीके से उसका विभाजन होता है, और देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन के द्वारा उसका कितना क्या विस्तार किया जाता है, दोनों के द्वारा क्या क्या इसका विघटन और विभाजन होता है। इन सभी के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें आपका कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। थोड़ा सा भी अगर आपका कन्फ्यूजन अगर हो गया इसमें, तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा ज़रूर देख लेना है। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो दावे के साथ कह रहे हैं कि इस टॉपिक से आपके कोई भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। तो बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो हम चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ब्रह्म समाज का जो विस्तार हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो हमारे आधुनिक भारत के सुधार आंदोलन के प्रवर्तक या राष्ट्रवाद के जनक जिनको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय, उनके द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। और इस ब्रह्म समाज की स्थापना के पश्चात दोस्तों 1830 में ब्रह्म समाज के जो संस्थापक रहते हैं राजा राम मोहन राय, ये इंग्लैंड चले जाते हैं। जो मुग़ल सम्राट होते हैं बाद अकबर द्वितीय, उनकी पेंशन बढ़वाने के लिए इनको इंग्लैंड पहुंचा दिया जाता है। तो इनको जब इंग्लैंड पहुंचा दिया जाता है दोस्तों, तो उसके पश्चात इसका जो ब्रह्म समाज होती है, उस ब्रह्म समाज को संचालन के लिए जिनके ऊपर जिम्मेदारी छोड़कर जाते हैं ये वो होते हैं, एक तो द्वारकानाथ टैगोर और एक रामचंद्र विद्यावगीश। इन दोनों के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़कर चले जाते हैं। और जब ये चले जाते हैं दोस्तों, तो वहीं पे इनकी 1833 में मृत्यु हो जाती है दोस्तों। किसकी? राजा राम मोहन राय की। वहीं पे इंग्लैंड के अंदर ब्रिस्टल शहर के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो 1830 में ही ये एक अपना लेटर छोड़कर जाते हैं, जिसमें अपना उत्तराधिकारी चुनकर जाते हैं। तो उस उत्तराधिकारी इन दोनों को ही चुनकर जाते हैं। तो ये 1833 से लेके तो 1843 तक ये ब्रह्म समाज का संचालन अच्छी तरीके से करते रहते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों 1843 में जो हमने देखा है कि द्वारकानाथ टैगोर जो है, उनके एक पुत्र होते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। तो देवेंद्र नाथ टैगोर 1843 में अपने ऊपर ये सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं और ब्रह्म समाज का संचालन वो करने लगते हैं। अगर हम देवेंद्र नाथ टैगोर की अगर बात करें दोस्तों, देवेंद्र नाथ टैगोर जब ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं 1843 में, उससे पहले ही 1839 में एक तत्वबोधिनी सभा की स्थापना वो ऑलरेडी कर चुके थे। तो दोनों का संचालन वो फिर करते हैं 1843 में। तो किस तरीके से इसका संचालन करते हैं, फिर उसके बाद जाके 1857 में केशव चंद्र सेन इससे जुड़ जाते हैं। तो फिर 1857 से लेके तो 1865 तक केशव चंद्र सेन उसका संचालन करते हैं। फिर 1865 में इन दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है। तो 1865 में ही ब्रह्म समाज का हमको प्रथम विभाजन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद केशव चंद्र सेन अपना अपना अलग संगठन बना लेते हैं, और देवेंद्र नाथ ठाकुर अपना एक अलग संगठन बना लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों 1875 में जाकर
एक 1875 में जाके जो हमारे केशव चंद्र सेन का जो संगठन होता है उसके अंदर फिर से उसका विघटन हो जाता है। तो वो हम आगे देखेंगे। आज के वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अब चलते हैं हम स्लाइड के ऊपर। राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात की क्या स्थिति रहती है, इसके ऊपर हम समझेंगे दोस्तों। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व द्वारकानाथ टैगोर और रामचंद्र विद्यावगीस ने संभाला। तो इसके ऊपर हमने बात की थी दोस्तों कि जो राजा राम मोहन राय है इनकी मृत्यु 1833 में हो जाती है इंग्लैंड के अंदर, ब्रिस्टल शहर के अंदर। तो इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात जो इनका संगठन होता है ब्रह्म समाज, उसका संचालन द्वारकानाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर और देवेंद्रनाथ टैगोर के पिताजी होते हैं वो, और रामचंद्र विद्यावगीस, ये दोनों मिलकर संभालते हैं। तो ये दोनों 1833 से लेकर 1843 तक कुल 10 वर्ष तक द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र, मतलब 10 वर्ष तक तो ये संभालते हैं 1843 तक। फिर उसके बाद द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र होते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, पहले द्वारकानाथ टैगोर आएंगे फिर उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर आएंगे। कहने का मतलब द्वारकानाथ टैगोर इनके पिताजी है और देवेंद्रनाथ टैगोर इनके पुत्र हैं। तो देवेंद्रनाथ टैगोर फिर उसके बाद आते हैं और वो 21 दिसंबर 1843 को ब्रह्म समाज की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं दोस्तों। तो ये 10 वर्षों तक तो इन्होंने कोई ज़्यादा खास विकास नहीं किया। अब जैसे ही इसका जो संचालन देवेंद्रनाथ टैगोर करने लगते हैं तो ये इसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा करने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आंदोलन, मतलब इसके साथ जुड़ जाता है। जो धर्म सुधार आंदोलन का जो उद्देश्य के साथ यह संगठन बनाया गया था वो सारे क्रियाकलाप ये देवेंद्रनाथ टैगोर करने लगते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में, मतलब जब ये अपना 1843 में ब्रह्म समाज ज्वाइन करते हैं, उसका संचालन ये करते हैं, उससे पहले ही ऑलरेडी 1839 में जोरासाकी एक जगह है बंगाल के अंदर ही, वहीं पे तत्वरंजनी सभा के नाम से एक संगठन की स्थापना करते हैं जो बाद में तत्वबोधिनी सभा के नाम से ये फेमस हो जाती है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों कि जिस समय ये 1843 में ये जब जुड़ते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, किससे जुड़ते हैं दोस्तों? ब्रह्म समाज से। तो ब्रह्म समाज से जब जुड़ते हैं उससे ही 4 साल पहले ये ऑलरेडी तत्वरंजनी सभा, जो तत्वबोधिनी सभा के नाम से फेमस होती है, उसकी स्थापना ये कर चुके थे ऑलरेडी। और जब होता है दोस्तों कि तत्वबोधिनी सभा के साथ ही ये तत्वबोधिनी नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन करते हैं। मतलब जो अपने विचार होते हैं दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर के, वो सारे विचार अपने तत्वबोधिनी पत्रिका के माध्यम से ये शुरू करते हैं। इसके अलावा एक स्कूल की भी स्थापना करते हैं। 1840 में तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना ये करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका और तत्वबोधिनी स्कूल। तो ये तीनों चीज़ें तत्वबोधिनी के नाम से जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ जुड़ी हुई है। और 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज का संचालन अपने कंधों पर ले लेते हैं और वो उसका संचालन करते हैं। ये चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी दोस्तों। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे ये आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा, ये देवेंद्रनाथ टैगोर का फ़ोटो है दोस्तों। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई है और द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी इस तरीके से ही दिखते हैं, उनकी भी दाढ़ी वगैरह, ये सारा चेहरा वगैरह इस टाइप का ही है। तो ये उनके भाई थे और द्वारकानाथ टैगोर के ये पुत्र थे। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों अलेक्जेंडर डफ के साथ इनका क्या होता है कि अलेक्जेंडर डफ जो अंग्रेजी अधिकारी होता है, बंगाल के अंदर रहता है, तो ये भारतीय संस्कृति का विरोध, मतलब भारतीय संस्कृति के विरोधी प्रचार, मतलब ये भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाता है, उसका विरोध करता है और उसका मतलब गलत सलत ये जानकारी प्रोवाइड करवाता है लोगों को। तो उसका ये मुंह तोड़ जवाब कौन देते हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर एक किताब लिखते हैं। उस किताब के द्वारा अलेक्जेंडर डफ के जो विचार होते हैं उनका खंडन करते हैं और उनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कौन देते हैं? द्वारकानाथ टैगोर के जो पुत्र है देवेंद्रनाथ टैगोर इसका खंडन करते हैं। इसके बाद दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर 1857 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान कर और उसे आचार्य नियुक्त कर देते हैं। तो 1843 से लेकर 1857 तक तो आचार्य कौन रहते हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर रहते हैं। मगर जैसे 1857 की क्रांति होती है उसी समय, उसी साल केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को ज्वाइन कर लेते हैं और ब्रह्म समाज को ज्वाइन करने के साथ ही उनको इसका आचार्य नियुक्त कर देते हैं दोस्तों। तो ये 1840 से इनके साथ जुड़े रहते हैं वैसे देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ, मगर ये ब्रह्म समाज से ये 1857 में जुड़ते हैं और 57 में जुड़कर ही दोस्तों इनको ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त कर देता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, 1857 में क्रांति होती है और उसी समय
ब्रह्म समाज में भी क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल जाएंगे आपको, क्यों 1857 के बाद ही जैसे ही इनका नाम इनके साथ जुड़ जाता है ब्रह्म समाज से, तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं। मतलब ये छोटे लेवल पे काम चल रहा था जब से देवेंद्रनाथ टैगोर के समय, मगर जैसे कि केशव चंद्र सेन जुड़ेंगे तो ये ऑल इंडिया लेवल पर, मतलब अखिल भारतीय लेवल पर इसका आंदोलन को खड़ा करेंगे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र सब जगह पर मतलब ये अपना आंदोलन लेकर जाएंगे, यहाँ तक कि पंजाब तक इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। जो पंजाब के जो दयाल सिंह है वो ब्रह्म समाज से रिलेटेड कार्य वहाँ पे पंजाब के अंदर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें इनके साथ जुड़ जाएगी दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों, केशव चंद्र सेन का फोटो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये केशव चंद्र सेन है, बंगाल के क्रांतिकारी, और ये इनके चश्मा लगा रखा है इन्होंने, इस तरीके की पर्सनालिटी ये थी, तो यह फ़ोटो आप माइंड में रखना इनका। अब देख लेते हैं दोस्तों केशव चंद्र सेन के द्वारा क्या होता है। केशव चंद्र सेन जो है जैसे ही ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं तो ये ब्रह्म समाज का विस्तार और लोकप्रियता में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करते हैं। तो ये होता क्या दोस्तों, जैसे ही ये केशव चंद्र सेन जुड़ते हैं तो केशव चंद्र सेन से पहले तो ये सारा आंदोलन जो चल रहा था ब्रह्म समाज का, ये बंगाल के अंदर चल रहा था, बंगाल से कभी बाहर निकला ही नहीं था। अब जैसे ही केशव चंद्र सेन इसके साथ जुड़ेंगे तो ये महाराष्ट्र में भी जाएंगे, तमिलनाडु में जाएंगे, कर्नाटक में जाएंगे, आंध्र प्रदेश वगैरह, और यहाँ तक कि उत्तर भारत में ये पंजाब तक चले जाएंगे। तो यहाँ तक मतलब पूरे भारत का भ्रमण करेंगे, और पूरे भारत में भ्रमण कर कर सब दूर अपने आंदोलन का प्रचार प्रसार करेंगे। और ये एक पर्टिकुलर हिंदू समाज के साथ ही नहीं जुड़ेंगे, ये पारसी समाज, मुसलमान समाज, सभी समाज के साथ लेकर अपने आंदोलन का प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये सारी प्रचार प्रसार करना और ज़्यादा इनकी लॉयल्टी होना, ज़्यादा ये मतलब सभी समाज के साथ घुलना मिलना, ये सारी चीज़ों की वजह से ही केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में खटास उत्पन्न हो जाती है, और दोनों के बीच में मतभेद, और इसी के साथ ब्रह्म समाज का विघटन देखने को मिल जाएगा आपको। तो देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से इसकी लोकप्रियता बढ़ती है। तो ये हमने आप समझा दिया है कि भारत के अंदर सभी स्टेट के अंदर अपना यह आंदोलन को प्रसारित करते हैं, मतलब पूरे भारत की यात्रा करते हैं, और यात्रा करने के साथ ही ये पूरा प्रचार प्रसार करते हैं। इनके समय ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मुंबई, मद्रास में खोली गई दोस्तों। तो ये इतनी जगहों पे खोली गई, बंगाल में खोली गई, पंजाब में खोली गई, उत्तर प्रदेश में खोली गई, बम्बई में खोली गई, बम्बई महाराष्ट्र में, और मद्रास में खोली गई है। तो आपको देखने को मिलेगा मद्रास के अंदर वेद समाज, और महाराष्ट्र के अंदर प्रार्थना समाज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी अभी। इसके बाद दोस्तों 1865 में ही जब मतलब इनके द्वारा कार्य करवाया जा रहा था, जैसे 1857 में जुड़े तो 1865 तक मतलब कुल 8 साल के अंदर ही इन्होंने बंगाल के अंदर 65 शाखाएं स्थापित कर दी थी। तो यह बहुत बड़ा आंकड़ा इनका देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इतनी ज़्यादा लोकप्रियता इन्होंने प्राप्त कर ली थी कि 65 शाखाएँ अकेली बंगाल के अंदर चल रही थी। इसके अलावा पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मुंबई, मद्रास के अलग है। इसके बाद दोस्तों केशव चंद्र सेन ने जॉन दी बैप्टिस्ट, ईसा मसीह और सेंट पॉल के जीवन चरित्र से प्रभावित थे। तो ये ईसाई धर्म के जो ये महान संत है जॉन दी बैप्टिस्ट, ईसा मसीह और सेंट पॉल, इन तीनों लोगों के जीवन चरित्र जो इनकी ऑटोबायोग्राफी थी वो पढ़ते थे, और इनसे पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित थे। तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने का कारण ये था दोस्तों, क्योंकि ईसाई धर्म के अंदर भी बहुदेववाद का खंडन किया जाता है, और मूर्ति पूजा का खंडन किया जाता है, एकेश्वरवाद पर बल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें उनको हमारा ये जो इनका आंदोलन था ब्रह्म समाज, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो इन सभी चीज़ों की वजह से ये इनसे प्रभावित थे। जब इनसे ये प्रभावित थे तो दोस्तों ये क्या करते हैं कि ब्रह्म समाज के जो कार्यकर्ता होते हैं, ब्रह्म समाज के जो सदस्य होते हैं, उनको सभी तरह की पुस्तकें पढ़ने का ये परमिशन दे देते हैं, और सभी लोगों को सभी धर्म की पुस्तकें पढ़वाने लगते हैं। तो जब ये सभी चीज़ों को देखते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, तो ये बोलते हैं कि यार मैंने तो तुझे आचार्य बनाया था कि ब्रह्म समाज का विस्तार करेगा, मत तूने तो क्या करा कि सब चीज़ों को मिक्स करवा दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने अपने ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, अपने अपनी विचारधारा को लेकर बैठे हुए हैं। तो ऐसे कैसे अपना हिंदू धर्म का उत्थान होगा, हिंदू धर्म में कैसे सुधार होगा। तो ये सारी चीज़ों का जब मतभेद हो जाता है तो फिर ये ब्रह्म समाज के अंदर विघटन हो जाता है। इसके कारण दोस्तों ब्रह्म सभा, ये ग्राम सभा नहीं है दोस्तों, ब्रह्म सभा है। ब्रह्म सभा में ईसाई, मुस्लिम और पारसी धर्म की पुस्तकों का पाठ किया जाने लगा दोस्तों। जब ये मोरल अपनी सोच के साथ जब ये आगे बढ़ते हैं केशव चंद्र सेन, तो ये क्या करते हैं ईसाई धर्म की, मुस्लिम धर्म की, पारसी धर्म की पुस्तकों का पाठ करवाने लगते हैं। और ये देवेंद्रनाथ टैगोर को ये समझ में नहीं आता है, तो ये चीज़ें ठन जाती हैं इन दोनों के बीच में, और ये टकराव का कारण बनती है। तो दोस्तों दोनों के बीच टकराव का कारण क्या बनती है कि ये मुसलमान, पारसी और ईसाई लोगों की पुस्तकें पढ़वाते थे। तो इस वजह से देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में नहीं बनी है। केशव चंद्र सेन जो थे ये खुली विचारधारा के इंसान थे, ये मतलब
संकीर्ण विचारधारा के नहीं थे कि ओनली हिंदू का ही ये सब चीज़ें करना है। उनके दिमाग में सारी चीज़ें थी, हिंदू का भी उत्थान करना है, मुसलमानों का भी करना, मतलब सभी लोगों को साथ में लेकर चलने वाले केशव चंद्र सेन थे। तो ये चीज़ें दोनों के बीच में डिफरेंट थी। देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो ओनली हिंदू धर्म को मानने का, हिंदू धर्म के अंदर उत्थान करने का सोच रखा था, मगर जो केशव चंद्र सेन थे वो सभी लोगों को साथ में चलकर उत्थान करने का सोच रखा था। तो ये दोनों चीज़ें के बीच में जब मतभेद हुआ तो विघटन हो जाता है। 1865 में देवेंद्रनाथ ने केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से हटा दिया कि बोलो भाई आप चले जाओ, अब आपका जो भी कुछ करना है आप अलग से करो, हमें ब्रह्म समाज हमें चलाने दो हमारे हिसाब से, अब आपके हिसाब से आप कुछ भी करो। तो इस हिसाब से 1865 में इनको हटा दिया जाता है। जब जैसे ही ये हट जाएंगे तो उसी समय ये अपना दूसरा संगठन खड़ा कर लेंगे। विभाजन देख लेते हैं दोस्तों, ब्रह्म समाज का विभाजन किस तरीके से होता है। तो ब्रह्म समाज की जो पहली फूट पड़ी है वो 1865 में पड़ी। तो केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में पहली फूट पड़ी है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर का संगठन का नाम तो ब्रह्म समाज ही रह जाता है, क्योंकि ये ब्रह्म समाज लेकर आ रहे थे शुरू से, तो उन्होंने अपने संगठन का नाम नहीं बदला है। बट जैसे केशव चंद्र सेन अपने संगठन से बदलते हैं तो वो आदि ब्रह्म समाज, मतलब हमारा ब्रह्म समाज पुराना है, तो इस टाइप का नाम ये डालते हैं। और ये 1867 में, मतलब 2 साल के बाद जाकर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, जो आदि ब्रह्म समाज होता है केशव चंद्र सेन का, वही क्या नाम हो जाता है 2 साल बाद, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, मतलब भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। क्योंकि पूरे भारत के अंदर इनका स्थापना का श्रेय जाता है, पूरे भारत के अंदर इनकी लोकप्रियता थी, तो इसी वजह से इन्होंने बंगाल को ही अपना एक मुख्य स्थान नहीं माना है, इन्होंने पूरे भारत को अपना प्रचार प्रसार का माध्यम के रूप में इनको माना है। इस वजह से अपने जो संगठन का नाम इन्होंने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज रखा। तो इसको इंग्लिश में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया अर्थात भारतवर्षीय ब्रह्म समाज रखा। किसका संगठन का नाम है ये? केशव चंद्र सेन का है। तो केशव चंद्र सेन पूरे भारत के अंदर फेमस थे, इसलिए इन्होंने अपना इस संगठन का नाम रखा है। ब्रह्म समाज ने अपने को हिंदू धर्म का अंग बताया है। तो दोस्तों जो ब्रह्म समाज था देवेंद्रनाथ टैगोर का, उन्होंने इसको हिंदू धर्म का अंग बताया है। जबकि भारतवर्षीय ब्रह्म समाज क्या था दोस्तों? ब्रह्म समाज अपने को सभी धर्मों का समान समझती थी दोस्तों, सभी धर्मों का समाज समझती थी, मतलब सभी धर्मों को साथ लेके चलने का कार्य कौन करते थे? जो केशव चंद्र सेन थे, वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलते थे। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आचार्य केशव चंद्र सेन 1861 में इंडियन मिरर नामक एक अंग्रेजी पत्रिका का संपादन करते हैं। तो ये दैनिक समाचार होता है दोस्तों। प्रथम दैनिक समाचार जो है भारत का वो इंडियन मिरर है, जो किसने चलाया था? केशव चंद्र सेन ने चलाया था। और कब चलाया था? 1861 में चलाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे ही मतलब NTU GS नेट के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना कि इंडियन मिरर जो है अंग्रेजी का प्रथम भारतीय दैनिक समाचार, मतलब दैनिक समाचार पत्र है। उससे पहले जितने भी जो समाचार पत्र थे वो सारे साप्ताहिक थे वगैरह वगैरह और मासिक थे, तो मगर इन्होंने जो चलाया था वो दैनिक था। तो दोस्तों इनका जब इन्होंने भारत के अंदर सभी जगहों की यात्रा की, तो इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, महाराष्ट्र, पंजाब, इन सभी की यात्रा की। तो इन सभी की जब यात्रा करते हैं तो उसी यात्रा के समय ये मद्रास जाते हैं। तो मद्रास में जब जाते हैं तो मद्रास में ये अपना एक संगठन खड़ा करते हैं, मतलब इनके प्रभाव से एक संगठन खड़ा होता है जिसको मद्रास में वेद समाज कहा जाता है। उसके अलावा जब ये महाराष्ट्र जाते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर प्रार्थना समाज इनके प्रभाव से एक संगठन इस्टेब्लिश होता है। तो ये दोनों संगठन के बारे में भी देखेंगे हम। तो मद्रास के अंदर जो संगठन खड़ा होता है वेद समाज, उसकी स्थापना 1864 में करते हैं, क्योंकि 1865 में ये 1857 से तो 1865 तक तो इनका ही कार्यकाल रहता है। तो 1864 मतलब जिस समय ब्रह्म समाज के सदस्य रहते हैं, आचार्य रहते हैं, उसी समय मद्रास के अंदर वेद समाज की स्थापना करते हैं। जो किसका नेतृत्व करते हैं? के श्री धरलू नायडू की अध्यक्षता में इसका संगठन खड़े करते हैं। और इसके सदस्य कौन कौन होते हैं दोस्तों? वी राजगोपालाचार्लू, विश्वनाथ मुदलियार और आदि, मतलब और भी लोग इसके सदस्य होते हैं। और इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये बंगाल के अंदर था, इससे पहले वाला जो समाज था, और ये दक्षिण के अंदर था। तो ये आपका मद्रास के अंदर है, तो मद्रास के अंदर यहाँ है, बंगाल का यहाँ है। तो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मद्रास में वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। और किसके नेतृत्व में इसको इस्टेब्लिश किया गया था? तो के श्री धरलू नायडू के नेतृत्व में 1864 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर 1867 में, मतलब 3 साल के बाद 1867 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है, जिसका आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो वो हम आगे देखेंगे दोस्तों, पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों केशव चंद्र सेन के द्वारा और क्या कार्य करवाए जाते हैं? केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही 1872 में
ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाते हैं दोस्तों। तो ब्रह्म विवाह एक्ट जो रहता है उसको पारित करवाते हैं। लॉर्ड लेंसडाउन के समय शायद ये ब्रह्म विवाह एक्ट पारित होता है, और जिसके द्वारा मतलब इस एक्ट के अंदर क्या होता है, द्वारा बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह को अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस एक्ट के माध्यम से बहुपत्नी विवाह और बाल विवाह का तो खैर माना जाएगा, मगर बहुपत्नी विवाह पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो 1872 का जो ब्रह्म विवाह एक्ट है उसके द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद दोस्तों इस एक्ट का उल्लंघन स्वयं केशव चंद्र सेन के द्वारा कर दिया जाता है। तो बाल विवाह के इन्होंने एक्ट लेकर आए थे, मगर ये क्या करते हैं कि ये 14 वर्ष तो इनकी डेट रहती है, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र की महिला की शादी नहीं कर सकते हैं, इस तरह का प्रावधान इस एक्ट के अंदर रहता है। मगर केशव चंद्र सेन क्या करते हैं, जो राजा रहते हैं कूच बिहार के राजा, उसके साथ अपनी 12 वर्षीय लड़की का इसके साथ विवाह करवा देते हैं। तो जब ये विवाह करवाते हैं दोस्तों तो इस चीज़ का ये उल्लंघन खुद कर देते हैं। तो जब ये खुद इस बात का उल्लंघन करते हैं तो दोस्तों इनके जो कार्यकर्ता होते हैं, जो इनके सदस्य होते हैं, जिनमें आपका सबसे बड़ा नाम आएगा आनंद मोहन बोस का, वो इनके खिलाफ हो जाते हैं और वो अपना संगठन अलग बना लेते हैं। तो वो दूसरा संगठन, दूसरा जो विभाजन है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो इस विवाद में 14 वर्ष का जो प्रावधान रखा गया था, मगर इन्होंने क्या किया है, केशव चंद्र सेन ने अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से ये करवा देते हैं। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में बिगाड़ हो जाता। तो किस किस के बीच में बिगाड़ होगा दोस्तों, पहले तो आपको देखने को मिला था देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में। तो अब केशव चंद्र सेन और इनका जो एक सदस्य था आनंद मोहन बोस, इन दोनों के बीच में बिगाड़ उत्पन्न हो जाता है। तो इसके कारण ब्रह्म समाज में दोबारा विघटन हो जाता है दोस्तों, ये वितरण नहीं है, विघटन हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आनंद मोहन बोस क्या करते हैं, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है दोस्तों। तो ये अपना एक अलग संगठन बनाते हैं जो 1878 में इसका संगठन को स्टेब्लिश करते हैं, जिसका नाम रहता है साधारण ब्रह्म समाज। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो कितने संगठन हो गए, सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, ब्रह्म समाज की स्थापना हो गई 1828 में। फिर उसके बाद 1828 के बाद 1865 में विभाजन होता है। 1865 में विभाजन क्या होता है, ब्रह्म समाज का तो ब्रह्म समाज रह जाता है, और केशव चंद्र सेन का क्या हो जाता है दोस्तों, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। तो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। फिर 1878 में जाकर इसका विभाजन कैसा हो जाता है दोस्तों, साधारण ब्रह्म समाज में इसका विभाजन हो जाता है। एक तो ब्रह्म समाज हो गया, फिर उसके बाद दोस्तों ब्रह्म समाज का विभाजन भारतवर्षीय ब्रह्म समाज में हो जाता है, और आदि ब्रह्म समाज में भी, मतलब इनसे पहले आदि ब्रह्म समाज रहता है, फिर भारतवर्षीय ब्रह्म समाज बन जाता है, जो 1867 में बनता है दोस्तों। 65 में तो आदि ब्रह्म रहता है और 67 में ये भारतवर्षीय ब्रह्म समाज बन जाता है। फिर 1878 में साधारण ब्रह्म समाज बन जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारा विभाजन हम आगे स्लाइड के अंदर भी देखेंगे। इसके बाद दोस्तों साधारण ब्रह्म समाज क्या करता है, साधारण ब्रह्म समाज क्या करता है दोस्तों, उसके जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं वो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, मतलब इसके अध्यक्ष तो आनंद मोहन बोस होते हैं, मगर इसके जो सदस्य होते हैं वो शिवनाथ शास्त्री, विपिन चंद्रपाल, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है विपिन चंद्रपाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सभी साधारण ब्रह्म समाज के ये सदस्य बन जाते हैं। इसके बाद दोस्तों केशव चंद्र सेन ने क्या किया, केशव चंद्र सेन के द्वारा जो समाज सुधार के कार्य किए गए हैं, स्त्री शिक्षा पे बढ़ावा, मतलब स्त्री उत्थान के लिए, महिला उत्थान के लिए जो कार्य किए गए हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। तो केशव चंद्र सेन ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। तो कौन करता है दोस्तों, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना केशव चंद्र सेन करते हैं। इसके बाद दोस्तों 1884 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत कम एज में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद ही ये सारी चीज़ें इनकी ख़त्म हो जाती है। फिर इनकी जब मृत्यु हो जाती है दोस्तों, उसी समय मैक्स मूलर जो होते हैं ब्रिटिश विद्वान, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। तो मैक्स मूलर ने किसके संदर्भ में ये बात बोली है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, केशव चंद्र सेन के संदर्भ में भी ये बात बोली है कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने धर्म सुधार के, समाज सुधार के कार्य किए थे। तो ये सारी जब कार्य किए और इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो ये भारत के लिए क्षति रहती है अपूर्व। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। इसके बाद हम महाराष्ट्र के अंदर जो प्रार्थना समाज के हमने देखा था दोस्तों कि 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। तो किस तरीके से इसकी स्थापना होती है, कौन कौन लोग इसके साथ जुड़े रहते हैं, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 1867 में मुंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज को स्थापित किया जाता है। ये हमने देख लिया था। एक मद्रास के अंदर स्थापित किया जाता है के श्री
वो जो हमारे नायडू वगैरह जो होते हैं वो 1864 में वेद समाज की स्थापना करते हैं और 1867 में उसके 3 साल बाद आत्माराम पंडूरंग महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। डॉक्टर आत्माराम पंडूरंग महादेव गोविंद रानडे इसके प्रमुख सहयोगी होते हैं। तो दोस्तों महादेव गोविंद रानडे बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये, और इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो ये आपको कमेंट्स करके ये बताना है कि महात्मा गांधी के जो गुरु थे वो कौन थे, जो महादेव गोविंद रानडे के शिष्य थे। तो मतलब कहने का ये है महादेव गोविंद रानडे के जो शिष्य थे वो महात्मा गांधी के गुरु थे। तो आपको कमेंट्स करके ये बताना है कि महादेव गोविंद रानडे के जो शिष्य हैं उनका नाम क्या था। इसके बाद दोस्तों महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है क्योंकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टीजीटी पीजीटी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है महादेव गोविंद रानडे जो हैं महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से फेमस है। तो महाराष्ट्र के सुकरात क्यों है? क्योंकि इन्होंने समाज सुधार का, धर्म सुधार का कार्य किया था, इस वजह से इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों महादेव गोविंद रानडे ने ही 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। दोस्तों दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जो आगे जाकर फर्ग्यूसन कॉलेज में बदल जाता है। तो इसकी स्थापना कब करते हैं दोस्तों? 1884 में करते थे। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ याद रखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों रानडे ने 1891 में महाराष्ट्र में वीडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन किया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये एनटीए यूजीसी नेट के अंदर, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है क्रोनोलॉजी में। तो आपको याद रखना है दोस्तों, रानडे ने 1891 में महाराष्ट्र के अंदर वीडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन किया था। इसी तरीका का एक एसोसिएशन का गठन डी के कर्वे करेंगे, जो हम देखेंगे आगे। इन्हीं के सहयोगी होते हैं डी के कर्वे। तो वो 1899 में विधवा आश्रम संघ की स्थापना करते हैं। तो ये विधवा आश्रम संघ क्या होता है दोस्तों? ये एक संघ की स्थापना करते हैं 1899 में। तो 1899 जिस संघ की स्थापना करते हैं उस संघ के अंदर विधवाओं को कार्य और उनको स्किल्स और उनको हुनर सिखाया जाता था, जिससे अपनी आजीविका, अपना खर्च वगैरह और अपने को आत्मनिर्भर बना सके। ये सारी चीज़ों विधवा जो आश्रम संघ बनाया था डी के कर्वे ने, उसके अंदर रहकर इन सब चीज़ों को सिखाया जाता था विधवाओं को। तो ये संगठन जो बनाया था ये डी के कर्वे ने बनाया था। और कब बनाया था? 1899 में इसकी स्थापना की थी। इसके बाद दोस्तों इसमें क्या था? जहाँ विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ये सारी चीज़ें इसके अंदर करवाई जाती थी। इसके बाद दोस्तों डी के कर्वे क्या करते हैं? डी के कर्वे ने 1916 के अंदर मुंबई में एक कॉलेज की स्थापना की थी, जो प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय था। तो प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो डी के कर्वे ने की थी। और कब की थी? 1916 में की थी। और इस विश्वविद्यालय का नाम क्या था दोस्तों? आपको कमेंट्स करके बताना है। बहुत ही अच्छा नाम है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर आपने इसके बारे में पढ़ रखा होगा तो आपको कमेंट्स करके बताना है कि डी के कर्वे ने जिस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में की थी उसका नाम क्या है, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और जो भी हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा है तो भी आप कमेंट्स करें, और वीडियो पसंद नहीं आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा है ये भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो दो चीज़ों का आपसे पूछा गया है कि एक तो महादेव गोविंद रानडे के जो शिष्य है, जो महात्मा गांधी के गुरु थे, उनका आपको नाम बताना है। इसके बाद डी के कर्वे ने जो यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी 1916 में, उसका आपको नाम बताना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1951 या 1954 के आसपास डी के कर्वे को भारत रत्न, पद्म विभूषण वगैरह बहुत सारे अवार्ड इनको मिलते हैं इनकी मृत्यु के पश्चात। इसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे प्रमुख संगठन देख लेते हैं, किस तरीके से इनको संगठन और उनका नेतृत्वकर्ता कौन कौन है, किस तरीके से इसका विभाजन हुआ, ये भी हमको समझ आ जाएगा। तो आत्मीय सभा की सबसे पहले स्थापना करते हैं राजा राम मोहन राय 1814-15 के अंदर। तो 1814 भी है, 1815 भी, दोनों डेट्स बुक के अंदर मिलती है। तो जैसे आपको ऑप्शन दिखे वो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। इसके बाद दोस्तों दूसरा संगठन की स्थापना करते हैं ब्रह्म समाज की 1828 में राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय जब 1827 में इसकी स्थापना करते हैं तो इसका विभाजन हो जाता है दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में। जब मतभेद होता है दोस्तों ईसाई, मुस्लिम और पारसी किताबों के पढ़ने की वजह से दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। और जब 1865 में ये दोनों के द्वारा अपने अपने संगठन का विभाजन कर लेते हैं। तो क्या क्या हो जाता है दोस्तों, जो देवेंद्र नाथ टैगोर होते हैं वो तो ब्रह्म समाज ही रख लेते हैं, और केशव चंद्र सेन जो होते हैं वो आदि ब्रह्म समाज के नाम से इसका स्थापना करते हैं। और आगे जाकर 2 साल बाद ही ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया यानी कि भारतवर्षी ब्रह्म समाज के नाम से 1867 में इसकी स्थापना डबल से करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों जब ये 1872 में
विधवा पुनर्विवाह एक्ट नाम से एक जब एक्ट आता है, ब्रह्म विवाह एक्ट, उसमें विधवा पुनर्विवाह और बहु विवाह और बाल विवाह वगैरह इन चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है और इन चीज़ों को बढ़ावा किया जाता है। तो बाल विवाह के ऊपर जब रोक रहती है तो उसमें 12 साल का प्रावधान किया जाता है। मगर केशव चंद्र सेन क्या करते हैं, अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ करवा देते हैं। तो इस विवाह से नाराज होकर आनंद मोहन बोस केशव चंद्र सेन से अलग हो जाते हैं। तो अलग होने के साथ ही साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करते हैं, आनंद मोहन बोस करते हैं। तो ये सारे संगठन आपको समझ में आ गए होंगे, तो किस तरीके से इनका विभाजन होता है और किस तरीके से इनकी स्थापना होती है। इसके बाद दोस्तों, जब ये केशव चंद्र सेन पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, तो भारत का भ्रमण करते करते ये मद्रास जाते हैं। तो मद्रास के अंदर इनके प्रभाव में, इनके मतलब इनके सजेशन के द्वारा ये सलाह देते हैं और वेद समाज की स्थापना करवाते हैं 1864 में। जो अध्यक्ष कौन रहते हैं इसके, केसी धरलू नायडू। इसके बाद दोस्तों, जब महाराष्ट्र जाते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर प्रार्थना समाज 1867 में डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना करवा देते हैं। फिर इसके दोस्तों, आत्माराम पंडुरंग के जो सहयोगी होते हैं महादेव गोविंद रानडे, और उन्हीं के सहयोगी होते हैं दोस्तों डी.के. कर्वे। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। महादेव गोविंद रानडे जो महाराष्ट्र के सुकरात होते हैं 1891 में, और डी.के. कर्वे जिन्होंने भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय खोला था 1916 में मुंबई के अंदर, वो विधवा आश्रम संघ की स्थापना करते हैं। तो विडो एसोसिएशन की स्थापना कौन करते हैं, डी.के. कर्वे करते हैं। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। मुझे नहीं लगता आज के बाद आपका कोई भी फैक्ट इसमें बचा होगा, और एग्ज़ाम के अंदर यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट चीज़ें दी गई है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो भी चीज़ें इसमें दी गई है, आई होप ये सारी चीज़ें आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और जितने भी जो भी वीडियो डले हुए हैं वो वीडियो को ज़रूर देख ले, क्योंकि हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर हमारे 1517 क्वेश्चन उस सभी वीडियो से देखने को मिले थे। तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो टीजीटी, पीजीटी या एनटीयू, यूजीसी नेट का, तो वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।